हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजावत। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइसोसोम पे चर्चा करेंगे। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम की सर्वप्रथम खोज 1974 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की खोज 1974 में सर्वप्रथम डी डुबे के द्वारा की गई। डी डुबे के द्वारा सर्वप्रथम 1974 में लाइसोसोम की खोज की गई। सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से एलेक्स नोविक के द्वारा देखा गया। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा एलेक्स नोविकॉफ के द्वारा देखा गया और इसको नाम दिया लाइसोसोम। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित रहता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित रहता है। परिपक्व आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित रहता है। लाइसोसोम परिपक्व आरबीसी में नहीं पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कोशिका के पार्ट 1 में हमने कोशिका के बारे में चर्चा की थी, जहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बतलाया था। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती थी वह जीवाणुओं में, विषाणुओं में, पीपीएल, रिकेट्सिया, बैक्टीरियोफेज, नीले हरे शैवालों में पाई जा रही थी। यानी इन सब चीज़ों में आपका क्या अनुपस्थित रहेगा? लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। लाइसोसोम जो अधिकतर एंजाइम अभिक्रिया कर जंतु कोशिकाओं की एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं की एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे यह अग्न्याशय में पाया जाता है। अग्न्याशय पैंक्रियास में पाया जाता है। यकृत लीवर में पाया जाता है। यकृत लीवर जिगर में पाया जाता है। वृक्क किडनी में पाया जाता है। वृक्क किडनी या गुर्दा में पाया जाता है। थायराइड में पाया जाता है और मस्तिष्क में पाया जाता है। एंजाइम अधिकतर जंतु कोशिकाओं की एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होता है। अग्न्याशय पैंक्रियाज में स्थित होता है। पैंक्रियाज मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ये इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं। अग्न्याशय जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, इसमें अंतःस्रावी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों गुण पाए जाते हैं। दूसरा होता है यकृत, इसको लीवर या जिगर भी कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तीसरा होता है वृक्क किडनी या गुर्दा। वृक्क किडनी जो होती है, गुर्दा होती है, जो ब्लड को शुद्ध करती है, ब्लड की सफाई मनुष्य के शरीर में करती है। तीसरा होता है थायराइड। थायराइड गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड यह ग्रंथि फूल जाती है, जिससे घेगा नामक बीमारी उत्पन्न होती है। यह मस्तिष्क, ब्रेन, इन सब में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम अधिकतर जंतु अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में ही पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है, इसका निर्माण अंतःपृथ्वी जालिका और गाल्जी काय के द्वारा होता है। इसका निर्माण जो होता है, अंतःपृथ्वी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है।
इसका निर्माण होता है अंतःपृथ्वी जालिका और गाल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है। यानी लाइसोसोम जो होती है इसके अंदर जो पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का निर्माण होता है। एंजाइम का निर्माण होता है। गाल्जी काय के द्वारा बाहरी थैली का निर्माण होता है। यानी बाहरी जो थैली होती है इसका निर्माण होता है। यानी आप देख रहे हैं अंदर इसके क्या पाए जा रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। इन प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा होता है। यानी जो लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं इनका निर्माण अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा होता है। और जो गाल्जी का है, गाल्जी बॉडीज के द्वारा जो बाहरी थैली होती है, यानी बाहरी जो झिल्ली बनी हुई है, मेम्ब्रेन बनी हुई है, इस मेम्ब्रेन का निर्माण अंतःपृथ्वी की जालिका के द्वारा होता है। जो बाहरी थैली होती है इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, मनुष्य के शरीर में एंजाइम्स का कार्य होता है भोजन का पाचन करना। लेकिन जब मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो यही एंजाइम्स क्या करते हैं, शरीर के अपघटन का कार्य करने लगते हैं, शरीर को सड़ाने का कार्य या नष्ट करने का कार्य करने लगते हैं। लेकिन इसका निर्माण है लाइसोसोम जो होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, अंतःपृथ्वी जालिका या गाल्जी का। अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा प्रोटीन या एंजाइम्स का निर्माण जिसके अंदर भरा होता है, और बाहर के द्वारा एक झिल्ली जो बनी होती है, झिल्ली का निर्माण होता है, मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स को कहते हैं, जैसे हम राइबोन्यूक्लियस या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस या फास्फेट आदि पाए जाते हैं। फास्फेट आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रेलेज होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं इनको हम हाइड्रेलेज कहते हैं। इन एंजाइम्स को हम हाइड्रेस कहते हैं। ये अम्लीय अपघटक होते हैं। ये कैसे घटक होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं, अम्लीय अपघटक होते हैं, एसिड होते हैं। यानी जो इसके अंदर क्या होता है, वो जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर अम्लीय अपघटक को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, ये एंजाइम्स करते हैं। इनका पीएच मान एंजाइम्स का लगभग 5 के आसपास होता है। पीएच वैल्यू 5 होती है, जो अम्लीय अपघटक को बनाए रखती है। जो एटी फेज के द्वारा, लाइसोसोम के एटी फेज के द्वारा ये अपघटक बनाने के लिए पीएच मान 5 प्रदान किया जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं, जब कई बार क्या होता जाता है, एंजाइम्स किसी कारण से जब लाइसोसोम फटता है तो ये एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। जैसे ही लाइसोसोम फटता है किसी कारण से तो ये एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। और ये एंजाइम्स बाहर आकर के कोशिका के कोशिकांगों का अपघटन करने लगते हैं। यानी कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनका ये अपघटन करने लगते हैं। अपघटन करने के कारण इसको हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये एंजाइम्स, जब लाइसोसोम किसी कारण से फटता है तो ये एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के पश्चात कोशिका के कोशिकांगों का अपघटन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लाइसोसोम को कुल 4 भागों में बांटा गया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार देखा जाए तो लाइसोसोम को कुल 4 भागों में बांट दिया गया। पहला है प्राथमिक लाइसोसोम। पहला कहलाता है प्राथमिक लाइसोसोम। दूसरा कहलाता है द्वितीयक लाइसोसोम। तीसरा कहलाता है दूसरा कहलाता है अवशिष्ट काय। और तीसरा कहलाता है ऑटोफैगोसोम के नाम से जानते हैं। कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा कहलाता है द्वितीयक लाइसोसोम, और तीसरा कहलाता है अवशिष्ट काय, और चौथा कहलाता है ऑटोफैगोसोम।
प्राथमिक लाइसोसोम जो होता है, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है सबसे पहले, और इसमें काम क्या होता है, प्राथमिक लाइसोसोम क्या करती है, हाइड्रेज का संग्रह करती है, हाइड्रेलेज का संग्रह करने लगती है। जैसे ही प्राथमिक लाइसोसोम निर्मित होती है, अंतःपृथ्वी जाइल का जो एंजाइम निकलते हैं वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीन्यूक्लियस और फास्फेट। इन प्राथमिक लाइसोसोम का पहले निर्माण होता है और ये एंजाइम से हाइड्रेलेज एक जगह इकट्ठा होते हैं तो प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण, द्वितीयक लाइसोसोम का जो निर्माण होता है प्राथमिक लाइसोसोम से होता है। प्राथमिक लाइसोसोम या फैगोसोम प्राथमिक लाइसोसोम से होता है, या फैगोसोम से होता है, या रिक्तिकाओं से होता है, या रिक्तिकाओं से होता है। यानी तीन चीजों से होता है प्राथमिक फैगोसोम का निर्माण। प्राथमिक लाइसोसोम, फैगोसोम और रिक्तिकाओं से होता है किसका निर्माण, द्वितीयक लाइसोसोम का। तीसरा होता है अवशिष्ट कार्य। अवशिष्ट का जो होता है, कोशिका के अंदर, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, अपचयन पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं। बहुत सारे अपचयन पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, बहुत सारे अपचयन पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं जो एंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा शरीर कोशिका से बाहर निकाल लिए जाते हैं, या तो फिर जीव द्रव्य में कहीं एक स्थान पर जमा कर लिए जाते हैं। इन अपचयन या अपशिष्ट पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये कोशिका के द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं या तो फिर कहीं पर संचित कर लिए जाते हैं। तीसरा होता है ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम जो होता है ये क्या करता है, कोशिकाओं से, लाइसोसोम से बाहर आ जाता है। यानी जैसे हमने बताया था एंजाइम से बाहर आते हैं, एंजाइम से बाहर आकर के क्या करते हैं, कोशिका के कोशिकांगों क्या करने लगते हैं, अपघटन करने लगते हैं। कोशिका के कोशिकांगों का अपघटन करना, कोशिका के कोशिकांगों का अपघटन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम को कुल 4 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, अवशिष्ट का और ऑटोफैगोसोम। यानी इन एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखें और समझें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख लें जो आपके आने वाले आगामी एग्जामों में काम आएगा, चाहे एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो या एनटीपीसी रेलवे जैसे एग्जामों में। यानी जिन भी एग्जामों में अगर साइंस आती, कोशिका सेल से एग्जाम बनाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन, तो यहाँ से आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आपने देखा कुल 4 भागों में। लाइसोसोम अन्य कई कार्य भी करता है, यानी कोशिका ये बाहरी पाचन भी करता है, बाहरी पाचन और अंतःपाचन 2 तरह का पाचन करता है। यानी इसका पाचन कितने तरह का, 2 तरह का पाचन लाइसोसोम करता है, बाहरी पाचन। यानी जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्राप्त कण जो होते हैं, एंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए कण जैसे ही कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो इनका पाचन, एंडोसाइटिस क्रिया के द्वारा जो कोशिका के अंदर कण पहुंचते हैं इनका पाचन बाहरी पाचन कहलाता है। आंतरिक पाचन क्या होता है, कोशिका के अंदर जब कभी भी भोजन की कमी महसूस होती है, यानी कोशिका को किसी की कमी महसूस होती है, जब भोजन की कमी महसूस होती है तो अंतःपाचन प्रारंभ कर देती है। लाइसोसोम क्या करती है, अंतःपाचन प्रारंभ कर देती है जैसे ही भोजन की कमी महसूस होती है। अंतःपाचन कैसे करती है, यानी कोशिका के कोशाद्रव में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कोशिका के कोशाद्रव में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लियो अम्लों का पाचन प्रारंभ कर देती है। यानी किसका पाचन, जब भोजन की कमी महसूस होती है तो कोशिका द्रव में जो मौजूद होते हैं पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियो अम्लों का पाचन करना प्रारंभ कर देती है।
प्रोटीन आमतौर पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है, मेंटेनेंस का कार्य करती है, इंसान की बॉडी के अंदर मरम्मत का कार्य करती है, यानी उसकी मेंटेनेंस और मरम्मत का कार्य करना प्रोटीन का होता है। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, मनुष्य के शरीर को ऊर्जा। मनुष्य के शरीर को सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये एक प्रकार की शर्कराएं होती हैं। क्या होती है, शर्कराएं होती हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन 5 तत्वों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन और सल्फर जैसे तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन इसमें, और नाइट्रोजन 13 से 16% तक पाया जाता है प्रोटीन में। प्रोटीन एक तरह का पदार्थ होता है जो इंसान की बॉडी में मरम्मत का कार्य बहुत अच्छी तरह से करता है। तो ये कार्य करती है लाइसोसोम, बाहरी पाचन भी कराती है और अंतःपाचन, यानी कोशिकाओं में बाहरी पाचन भी, एंडोसाइटोसिस द्वारा प्राप्त किए गए भोजन का पाचन करना, कणों का, पदार्थों का पाचन करना, और जो आंतरिक पदार्थ जब कभी भोजन की मौजूदगी की कमी महसूस हो जाए तो जो कोशाद्रव्य में मौजूद पदार्थ होते हैं उन्हीं का पाचन होता है। इन पदार्थों का, इन बहुलकों का पाचन ये किसके कारण कर पाती है, अम्लीय अपघटक के कारण कर पाती है। जो एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और फास्फेट, जो एंजाइम्स होते हैं ये अम्लीय अपघटक के कारण ही इनका पाचन हो पाता है, यानी इन बहुलकों का पाचन इस अम्लीय अपघटक के कारण ही लाइसोसोम कर पाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही कोशिका लाइसोसोम का फटना ही कोशिका विभाजन का प्रारंभ है। लाइसोसोम का फटना ही कोशिका विभाजन का प्रारंभ माना जाता है। एक क्रिया और ये कराता है, आत्मलयन क्रिया, जिसे बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्रिया को भी संपन्न कराती है। ऑटोलाइसिस क्रिया को भी संपन्न कराती है। ऑटोलाइसिस क्रिया क्या होता है, ऑटोलाइसिस क्रिया का कार्य होता है जो इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद संक्रमित कोशिकाएं या पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करना। आत्मलयन यानी लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ये बाहर आते हैं, यानी एंजाइम फटकर बाहर आते हैं, तो बाहर आकर के कोशिका, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं और जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, बीमार कोशिकाएं होती हैं, इनको नष्ट कर देता है लाइसोसोम। क्या करता है, संक्रमित कोशिकाओं को ऑटोलाइसिस जो क्रिया होती है संक्रमित कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जो बीमार कोशिकाएं होती हैं और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, इन पुरानी कोशिकाओं को भी नष्ट करने का काम करती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइसोसोम के कारण ही कैंसर जैसी बीमारी को आसानी मिलती है। कई बार क्या होता है, कैंसर बीमारी कैसे फैलती है, कैंसर नामक बीमारी कुछ विशेष परिस्थितियों में फैलती है। जैसे कैंसर नामक बीमारी, जैसे देखिए कैंसर कैसे फैलता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइसोसोम क्या करता है, कैंसर में मदद करता है। जब लाइसोसोम में कुछ कमियां महसूस होती हैं, लाइसोसोम में पदार्थ का अपघटन यानी कुछ एंजाइम्स का कमी आ जाती है, एंजाइम ठीक तरह से बाहर नहीं आ जाते हैं, लेकिन कोशिकांगों का अपघटन नहीं कर पाते, यानी बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनका अपघटन एंजाइम से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब नहीं एंजाइम से अपघटन कर पाते हैं तो वो जो कोशिका होती है वो ठीक तरह से विकसित, जो कोशिका सेल होती है वह ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाती है। यानी जब कोशिका ठीक तरह से जब विकसित नहीं हो पाती है, और आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में, यानी कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है उस केंद्रक में किसका निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। अब जो कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ठीक तरह से नष्ट नहीं हो पाती हैं, इनको हम बोल देते हैं कैंसर सेल। क्या बोल देते हैं, कैंसर सेल बोल सकते हैं, कैंसर सेल आमतौर पर बोल देते हैं। कोशिकाएं इंसान की बॉडी में दो तरह से नष्ट होती हैं, या तो इंसान कहीं जा रहा है, गिर पड़ता है, चोट लग जाती, चोट लगने पर घाव हो जाता है, तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल तरह से क्या हो गया, कोशिकाओं का नष्ट होना हो गया। और बहुत
बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कोशिका क्या होती है, नेचुरल रूप से क्या होती है, विघटित होती हैं। कुछ में ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियल रूप से विघटित होती हैं, या कुछ में ऐसी होती है नेचुरल रूप से। नेचुरल रूप वो क्या होता है, जैसे ही लाइसोसोम फटता है, इसके एंजाइम्स बाहर आते हैं तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, और जो ऑटोलाइसिस क्रिया करती है इसमें संक्रमित कोशिकाएं, बीमार कोशिकाएं और पुरानी कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो दो तरह की इंसान की बॉडी के अंदर सेल्स का क्या होता है, विघटन होता है। अब कैंसर कैसे होता है, जब कभी कोशिकांग बाहर निकलते हैं लेकिन कोशिका को ठीक तरह से विघटित नहीं कर पाते, तो इन कोशिकाओं को ही हम बोल देते हैं कैंसर सेल बोल देते हैं। अब कैंसर सेल मान लीजिए एक तो विघटित हो गया, लेकिन कैंसर सेल तो ज्यादा बनेंगी नहीं, लेकिन कैसे बनेंगी, जब हमने बताया आपको केंद्रक में कैंसर कोशिका का निर्माण होता है। जैसे ही केंद्रक में पहुंचेंगी, जैसे ही ये कैंसर सेल या कम विघटित जो कोशिकाएं बची हुई है जैसे ही पहुंचती है केंद्रक में, केंद्रक से कई सारी कैंसर सेल का बनना प्रारंभ हो जाता है। अब कैंसर सेल का जब बनना प्रारंभ हो जाएगा तो कैंसर एक इंसान की बॉडी के अंदर फैलने लगती है, और जैसे ये तेजी से फैलती है तो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं इनका दम घुटने लगता है। जीवित कोशिकाओं का दम घुटने लगता है, और जीवित कोशिकाओं का दम घुटने लगेगा तो इंसान की अंधता रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। वर्तमान समय में कई थेरेपी कैंसर के बीमारी के लिए कार्य कर रही है। जैसे कैंसर की बीमारी के लिए आज वर्तमान समय में रेडिएशन का भी प्रयोग किया जाता है। रेडिएशन के जरिए कैंसर सेल को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कई कैंसर सेल को मार दिया जाता है किसके द्वारा, रेडिएशन के। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर काम करता है मेडिकल साइंस, यानी बहुत सारी मेडिकल यानी दवाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, कैंसर सेल को मारा जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है सर्जरी। तीसरा पॉइंट काम करता है आज सर्जरी के माध्यम से कैंसर सेल को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है जिससे कैंसर की मात्रा कम हो जाए। अब कैंसर का कोई पूर्ण रूप से आज भारत में इलाज या दुनिया में भी कहीं पर भी इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज बस इतना है कि आज अगर आपकी बॉडी में कैंसर सेल की मात्रा 1 लाख है, और 1 लाख से अगर बढ़कर ये हो जाए 3 लाख, अगर 1 लाख से बढ़कर इनकी संख्या 3 लाख हो जाए तो इनको तीनों थेरेपी के द्वारा बस इसका कार्य क्या होता है, पुनः उसी स्थिति में लाना होता है कैंसर सेल को जिस स्थिति में थे। 3 लाख से घटाकर पुनः 1 लाख की स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है, कैंसर का बीमारी का इलाज माना जाता है। पुनः उसी स्थिति में ला देना और नई कैंसर सेल का विकास ना होना। आज पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हो पाया, लेकिन 2017 में दो वैज्ञानिकों में कैंसर सेल की एक नई रिसर्च की, जिन्होंने बताया केंद्रक में जब ये कैंसर सेल प्रवेश कर रही होती हैं तो कैंसर सेल में जब प्रवेश करती हैं तो इन कैंसर सेल में क्या पाया, यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे नाम दिया गया डी प्रोटीन। क्या नाम दिया गया, डी प्रोटीन, जो कैंसर सेल को अंदर जाने से रोकती हैं। लेकिन इनकी इतनी पावर डी प्रोटीन की नहीं होती है कि यह कैंसर सेल को अंदर जाने से रोक सके। तो जैसे ही ये कैंसर सेल अंदर जाती है तो वैज्ञानिकों का मानना है इसी डी प्रोटीन की मात्रा को हम बढ़ा देंगे, जिससे कैंसर सेल जो होंगी केंद्रक के अंदर जब प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो नई कैंसर सेल बनकर नहीं उभरेंगी और कैंसर बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। तो ये काम करता है, यानी कई वैज्ञानिकों का मानना है क्या करती है, कैंसर को बचाने में भी कार्य करती है। लाइसोसोम जो होता है तो लाइसोसोम किसमें करती है, कैंसर में भी मदद करती है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम कैंसर में मदद करता है, कैंसर नामक बीमारी में मदद करता है। जो कैंसर बीमारी होती है इसमें क्या करता है, मदद करता है। अब इस लाइसोसोम से कई सारी बीमारियां, 3 प्रकार की बड़ी बीमारियां संभवतः होती हैं। 3 बड़ी बीमारियां होती हैं इन लाइसोसोम के कारण। देखिए कौन कौन सी 3 बड़ी बीमारियां होती हैं। 3 बड़ी बीमारियां होती हैं इस लाइसोसोम के कारण, जिसमें एक तो आता है गूचर रोग आता है, जिसे हम गौसर रोग भी कहते हैं, या इसे गौचर्स रोग भी कहते हैं, गौचर्स डिजीज भी कहेंगे, गौचर्स डिजीज कहते हैं। दूसरा होता है पॉम्पेस रोग या पोम्पे रोग, और तीसरा होता है टे सैक रोग या टे-सेक रोग। 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब देखिए पहली बीमारी कौन सी होती है, गूचर रोग या गौचर रोग क्या होता है।
गूचर रोग या गौचर रोग क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। होता क्या है, कई बार इंसान की बॉडी में फैटी पदार्थ जमा होने लगते हैं। अब जब फैटी पदार्थ जमा होते हैं, कई भारी मात्रा में जब फैटी पदार्थ का जमा होना प्रारंभ हो जाता है, जब फैटी पदार्थ जमा होते हैं तो ये हड्डियां जो होती हैं हड्डियों को कमजोर कर देते हैं, हड्डियों को कमजोर कर देते हैं। हड्डियों को जब कमजोर करेंगे तो बोन फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही जमा ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जैसे ही फैट पदार्थ ज्यादा जमा होगा तो हड्डियां कमजोर कर देता है, जिससे बोन फ्रैक्चर का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा जाता है, इसमें गूचर रोग में जब ये ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो ब्लड क्लोटिंग को भी रोक देता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का जो थक्का जमता है, रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त का थक्का जो जमता है इसको भी नहीं बन पाता है। यानी जब फैट ज्यादा जमा हो जाता है तो रक्त का थक्का बनने में कम हो जाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो अगर आपकी चोट लगती है या सर्जरी होती तो ब्लड को रोकना मुश्किल हो जाता है। जरा सी भी चोट लगने पर ब्लड नहीं रुकेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे, तो रक्त का थक्का जो होता है ये किस तत्व की कमी के कारण, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है, आपको बताना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, यानी कौन सा एलिमेंट्स सहायक होता है। दूसरा कहा गया पॉम्पेस रोग। पॉम्पेस रोग क्या होता है, आपको पता है इंसान की बॉडी में जब ग्लाइकोजन की मात्रा ज्यादा जमा हो जाती, ग्लाइकोजन की मात्रा, आपको पता है ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, यकृत में। मनुष्य के यकृत में जमा होता है, यानी लीवर में जमा होता है। जो ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है कब, जब इंसान भोजन करता है तो इंसान की बॉडी में भोजन करने के बाद शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब शर्करा की मात्रा जब बढ़ती है तो ये क्या करती है, ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा यानी शर्करा को। लेकिन जब इंसान की बॉडी में शर्करा की मात्रा कम होती है तो यही ग्लाइकोजन पुनः कन्वर्ट होता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पॉम्पेस रोग में क्या होता है, ये ग्लाइकोजन यकृत में ना जमा होकर के शरीर में जमा होने लगता है। यकृत यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में जमा होने लगती है, और जब शरीर में यकृत की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शुगर की मात्रा जब जमा होने लगेगी तो कई सारी बीमारियों का पनपना मनुष्य के शरीर में प्रारंभ हो जाता है। जैसे सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है, जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कमजोरी महसूस होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत होने लगती है, और लीवर और हृदय जैसे अंग आपके क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो ये क्या होता है, पॉम्पेस रोग होता है। ये किसके कारण संभव होते हैं, ये लाइसोसोम से संभव होते हैं, क्योंकि जब लाइसोसोम के फटने में अनियमितता होती है या इसके जो पदार्थ होते हैं बाहर आने में जब अनियमितताएं होती हैं तब ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने देखा, आपके तीसरा है टे सेक रोग। टे सेक रोग कुछ नहीं, टे सेक रोग में क्या होता है, बांझापन हो जाता है, नपुंसकता जैसी बीमारी पनप जाती है। यह बीमारी पनप जाती है, यानी 3 बीमारियां किससे होती हैं, ये किसके कारण, के कारण, लाइसोसोम के कारण 3 बीमारियां इंसान की बॉडी में उत्पन्न हो सकती हैं। ये लाइसोसोम था आपका। लाइसोसोम से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। यदि आपको लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों किया है बताएं आप, जिससे लेक्चर को आगे और अच्छा से अच्छा आपको प्रदान किया जा सके।